कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और अब मैं हिंदी में पूर्व की वीडियो में आपको समास का प्रकरण बता रहा था और समास के बारे में समझा रहा था। और समास में मैंने आपको अव्ययभाव समास समझा दिया और तत्पुरुष समझा दिया। 2 वीडियो में हमने ये समझा दिया। अब आपको अगली वीडियो आ रही है, इसमें समास है, समास ही प्रकरण है हमारा। तो तत्पुरुष के उपभेद भी हैं। तत्पुरुष के उपभेद कौन से हैं ये देख रहे हैं आप, और फिर अगला समास समझाया जाएगा। तत्पुरुष के भेद कौन से हैं? नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष। ये 3 तत्पुरुष के उपभेद हैं। जैसे ये 3 हैं, तीनों के नाम याद रखिए, नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष। तीनों भेदों में पहला भेद बता रहे हैं नन तत्पुरुष। इसमें पहला पद क्या होता है? निषेधात्मक होता है, यानी मनाही होती है, निषेधात्मक होता है, उसको नन तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? नन तत्पुरुष समास कहते हैं। नन तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम दें उदाहरण आपको, जैसे मैंने लिखा असत्य, शब्द लिखा असत्य, इसका विग्रह क्या हुआ? न सत्य असत्य, ये इसका विग्रह हो गया, ये शब्द का विग्रह हो गया। ये नन तत्पुरुष का उदाहरण है। जो पहला पद जहाँ में निषेधात्मक हो, पहला पद ही निषेध हो, उसको नन तत्पुरुष कहते हैं। तो हमने लिखा असत्य, अब लिखा असभ्य। जैसे उदाहरण और लिख दें, असभ्य, ठीक है, तो न सभ्य असभ्य या न सभ्य असभ्य। और उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे कि माने चलो अनादि, अनादि लिख दिया, अनादि, ठीक है, तो न आदि अनादि, ये इसका विग्रह हो गया। ये नन तत्पुरुष के उदाहरण हैं, असत्य, असभ्य, अनादि। और लिखा हमने जैसे मान लो अनजान, अनजान, अनजान शब्द लिखा तो लिखेंगे न जान अनजान, न जान नहीं जानता जो, अनजान। और अनंत लिखा, जैसे अनंत, अनंत, अनंत शब्द लिखा न अंत अनंत। तो इन उदाहरण से ये सिद्ध हो जाता है कि ये नन तत्पुरुष समास है। ये नन तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब मानिए चलो और भी उदाहरण दें ऐसा, जैसे अपरिचित लिख देना, अपरिचित, ठीक है। अपरिचित को न परिचित अपरिचित, न परिचित अपरिचित, यानी ये हुआ उदाहरण के हिसाब से नन तत्पुरुष समास। और अब आगे चलते हैं उपपद तत्पुरुष। अब दूसरे की परिभाषा जानेंगे आप और दूसरे समास जानेंगे। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष की क्या विशेषता है? ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा से स्वतंत्र रूप से उपपद, उपपद तत्पुरुष, ऐसा समास जो भाषा के रूप से, भाषा के रूप से स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय रूप से प्रयोग किया लगाया जाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होकर प्रत्यय रूप से प्रयोग किया जाता है, वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। ध्यान रख लीजिए। जैसे उपपद तत्पुरुष कैसे और क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। तो जैसे नवचर, नवचर इसका उदाहरण है, नवचर एक उदाहरण। अच्छा, दूसरा है जैसे जलद, जलद। तीसरा है लकड़हारा, ठीक है। और उदाहरण के जैसे कृतज्ञ, ये उदाहरण हैं इसके उपपद तत्पुरुष के। आप लिखेंगे लुप्त तत्पुरुष, जिस समास का कारक चिन्ह, जिस समास का कारक चिन्ह लुप्त पद। तीसरा है लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष, पद तत्पुरुष जिस समास में कारक चिन्ह
अकेला लुप्त न होकर साथ में पूरा पद ही लुप्त हो जाए, कारक चिन्ह लुप्त न होकर पूरा पद ही लुप्त हो जाए, लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, लुप्त पद तत्पुरुष। कारक चिन्ह लुप्त न होकर पूरा पद ही लुप्त हो जाए, जैसे दही बड़ा, जैसे लिखा दही बड़ा, ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, दही में डूब गया तो दही बड़ा। और ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, जैसे लिखते हैं ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। तो गाड़ी से ऊंट से चलती है तो वही गाड़ी लुप्त तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष। और जैसे लेते हैं पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, पकौड़ी, पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी पकौड़ी, ये लुप्त तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये आता कम है भेद। ले जैसे पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। लेकिन कुल मिलाकर बात ये तत्पुरुष का भेद पूछता कम है, आप पहुँचेंगे भी नहीं, इसलिए तत्पुरुष देख रहा देंगे ना इन शब्दों में, तो वो भी जैसे अपन कहते हैं ना विद्यालय, अब आप तुमने दीर्घ संधि नहीं लिखी और स्वर लिख दी कि स्वर संधि है साहब, तो ज़्यादातर नंबर दे देते हैं गुरुजी, क्योंकि स्वर तो जाने, दीर्घ नहीं जानते, क्या स्वर का भेद तो जानता है बालक, इसलिए दे देते हैं नंबर। लेकिन नहीं, हिसाब ये कहता है कि भेद भी लिखें आप। अब हमने ये आपको तत्पुरुष समास पूरा किया। अब चलते हैं अगला समास, द्विगु समास। द्विगु समास यानी समासों में हम तीसरा समास ले रहे हैं, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या विशेषता है, द्विगु समास किसे कहते हैं, तो देखिए द्विगु समास में यह है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची होता है पूर्व पद। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता है, कभी कभी उत्तर पद भी हो जाता है, पूर्व पद तो होता ही है। और इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी भी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं, इससे समूह को समाहारा का बोध होता है। समूह में समाहारा, समूह को दर्शाती है, समाहारा का प्रयोग होता है, समाहारा का, समूह को दर्शाती है, समाहारा का प्रयोग होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास यानी संख्यावाची समास। आपको तो इतना लग रहा है पूर्व पद संख्यावाची, संख्या जहाँ में हो, संख्या जहाँ में दे रखी हो गणित की, उसको लिख दें आप द्विगु समास। जैसे उदाहरण के लिए अपन पंचवटी लिखें, ठीक है, पंचवटी, पंचवटी लिख दिया तो 5 वृक्षों का समूह, ये तो लिखेंगे पंचवटी में 5 वृक्षों का समूह। तो पंचवटी आ गई 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है आपको, संख्या आ गई, पंचवटी में संख्या आ गई भाई उदाहरण के तौर पर, और संख्या के आधार से ही ये समास चलता है। जैसे हमने लिख दिया अष्टाध्यायी, 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 ठीक है, तो 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी, समूह अष्टाध्यायी पुस्तक हो गई, व्याकरण की, व्याकरण की है अष्टाध्यायी। अब आप ये कहें कि सही नहीं साहब, और भी देखो आप दोपहर कह दिए, 2 पैरों का समान, दोपहर, दोपहर लिख दिया, तो 2 पैरों का, 2 पहरों का समय, दोपहर, 2 पैरों का समय समारा, 2 पैरों को समारा, समय, समारा, 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 दोपहर।
अब मान के चलो और भी उदाहरण देखें, जैसे नवरत्न लिख दिया, नवरत्न या नवरात्रि, नवरात्रि। तो नवरत्न 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह नवरत्न। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह नवरत्न, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संख्यावाची। इसमें क्या चल रही है? संख्या। संख्या देख लीजिए आप, संख्या चल रही है प्रत्येक शब्द में। तो संख्यावाची समास द्विगु होता है। संख्या जहाँ चले वो द्विगु होता है। अब जैसे मान के चलो और भी अपन बोलते हैं, ठीक है, जैसे अपन लिख दें पैसेरी, पैसेरी लिखते हैं, पैसेरी, पैसेरी, गामन कुमरा पैसेरी। 5 किलोग्राम का समूह पैसेरी, 5 किलोग्राम का समूह, 5 किलो यानी 5 किलो का समूह, यानी 5 शेरों का समूह। ये लेते चलो 5 शेरों का समूह, शेर माने 1 किलो हो, 5 शेरों का समूह, शेरों का समूह, 1 किलो के 5 हो गए, पैसेरी कहलाएगी। और मान चलो लिख दिया सप्ताह, 7 दिनों का दिन, सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्ताह है, दिनानाम, सप्तानाम दिनानाम समारा। तो ये समूह हो गया 7 दिनों का। पैसेरी शताब्दी, 100 शब्दों का समूह, शताब्दी, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। 100 वर्ष है ना, तो शताब्दी है वो, 100 वर्षों का समूह भाई। 100 शब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह, कसी कर लो, 100 शब्दों का समूह कर लो, 100 शताब्दी। तो शताब्दी माने 100, तो 100 का समूह शताब्दी कहलाया। अब अगर आप आगे चलें, अगर मान के चलें इसमें भी, तो अपन और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सतसई, 700 दोनों का समूह, सतसई लिख दिया, सतसई, सतसई 700 दोहों का समूह। सतसैया के दौरे, सो नाविक के दी, देखन को चोट लगे, घाव करे गंभीर, ये सतसई है। पुस्तक का नाम है सतसई, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, कि आप जितना परिभाषा को और उदाहरण को एक्सप्रेस करेंगे इतनी जल्दी समझ जाएंगे। अच्छे विद्यार्थी का यही काम है। अच्छे विद्यार्थी बेटा ऐसे ही करते हैं, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं, तो व्याकरण सिद्ध हो सकती है। व्याकरण के वही शब्द रटाए जाते हैं जो परीक्षा में आते हैं। अब अपन द्विगु समास को छोड़ दें और अगला समास प्रारंभ कर देते हैं। आप अगला समास क्या है ये भी आप देख लें। मतलब समासों में 6 समासों को एक्सप्रेशन करेंगे, लेकिन अपना समझने का नज़रअंदाज धीमा धीमा समझ लेना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, वही विद्यार्थी ज़्यादा समझ पाता है। जैसे हमने देखा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, अब हमने द्वंद्व लिख दिया, ठीक है। अब बहुत से इनको समाज की परिभाषा नहीं आएगी, समाज की परिभाषा नहीं सीखेंगे साल भर तक, समाज की परिभाषा ये भूल जाएंगे जगह जगह, लेकिन उसको रटना चाहिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या है? ठीक है, जिस समास में, द्वंद्व समास की परिभाषा सुना रहा हूँ मैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हों, दोनों पद हों, मध्य दोनों पद प्रधान होते हो, उत्तर पद और पूर्व पद, 2 पद बताए ना मैंने पहले इसमें समास में, पूर्व पद एवं उत्तर पद, 2 पद तो हों, तो दोनों पद बराबर हों, जिस समास में दोनों पद बराबर हों, और या अथवा वा इनका मध्य में प्रयोग किया होता हो दोनों के बीच में, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं।
वाक्य या शब्द के अंदर ऐसा अपना आप प्रतीत होगा आपको, जो अथवा या वा और ये शब्द अपने आप ही आ जाएंगे उसमें। तो आप समझिए उसको द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, और द्वंद्व समास में उदाहरण देख लें आप, और द्वंद्व समास के उदाहरण देखने से आपको सिद्ध हो जाएगा हाँ द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है सुनिए आप, और द्वंद्व समास की बात चलती है तो द्वंद्व समास का उदाहरण देखें आप। ठीक है, जैसे हमने लिखा पाप पुण्य, लिख दिया हमने पाप और पुण्य, वैसा लग रहा है बीच में ये पाप और पुण्य हो गया अपने आप, पाप और पुण्य, यानी दोनों पद बराबर है, पाप है तो पुण्य, पाप पुण्य। और मान के चल लीजिए सुख दुख, अपन ने लिख दिया सुख और दुख, और इसको लिखेंगे बिगड़े तो सुख और दुख, लो सुख और दुख। अपन ने चलो कह दिया उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे ले दिया चराचर, चराचर, चर प्लस चर और अचर, ठीक है चर अचर। तो ये उदाहरण क्या के द्वंद्व के, जैसे अपन लगे दाल रोटी, ठीक है दाल रोटी, दाल रोटी लिख दिया, कह दिया दाल रोटी शब्द साहब, दाल और रोटी, दाल रोटी अलग हुए और आ रहा ना। अब कहेंगे गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप, और ही और के उदाहरण दे रहे हैं, एक अथवा का और अथवा का दो। हाँ ये बात सही है, जैसे देखिए खरा खोटा, ठीक है तो लिखेंगे इसका विग्रह खरा या खोटा, खरा या खोटा, खरा खोटा, अच्छा है बुरा, खरा खोटा। और साहब और दो साहब ऐसा ही उदाहरण और लीजिए, जलवायु, जलवायु, जल या वायु, जलवायु। दिक्कत कहाँ पे है देखिए आप, जितने उदाहरण देख रहे हैं सीखने की कोशिश करो। जैसे लिखा हमने माता पिता, इसके लिए एक शब्द भी और है पितरऊ, इसका विग्रह करेंगे माता और पिता है। ऐसे संस्कृत में आता है बायस, बायस माने किसको कहते हैं, कौआ और कौवी, यानी बायस कहलाते हैं, कौवा कौवी का जोड़ा बायस। दंपत्ति लिख दें, दंपत्ति, दंपत्ति पानी ग्रह संस्कार, तो पति और पत्नी, वर वधू, वर वधू लिख दो, वर और वधू, वर वधू। तो ये क्या हुआ, ये इस प्रकार का समास है जिसमें बराबर पद होते हैं दोनों। जैसे राम लक्ष्मणौ ये शब्द है, तो राम और लक्ष्मण, ठीक। तो आप जितने लिखेंगे जितने के उदाहरण, जैसे और लिख दें अपन, ठीक है ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, तो ऊंच और नीच। और यदि हानि लाभ, हानि लाभ, हानि और लाभ, जीवन मरण, जीवन और मरण, तो विग्रह करेंगे जीवन और मरण। यश अपयश, यश और अपयश,
ठीक है ना, यस और अपयस। क्या ये विग्रह के हिसाब से, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक शब्द है। तो क्या लगेंगे? धर्म व अर्थ व काम और मोक्ष, ये लो, ये विग्रह हुआ। तो ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। ये द्वंद्व समास इस प्रकार से चल रहा है। और द्वंद्व समास के बाद आप द्वंद्व समास में ही चलते चले। द्वंद्व समास में ये है, अब जैसे और भी है, तो अब अपन इसके बजाय अगला समास आपको बता देते हैं। देखिए आप, अगला क्या है? कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? कर्मधारय, कर्मधारय समास। इसकी क्या विशेषता है कर्मधारय की? सुनिए आप। जिस समास में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोबारा सुन लें परिभाषा। जिस समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। उपमेय उपमान किसको कहते हैं? पहले तो उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे दी जाए। उपमेय तो किसकी की है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान जिससे दी जाए, जिससे दी जाए, उपमान। तो जैसे मान के चलो हम इसका उदाहरण लाएं, विशेषण विशेष का, उपमान का। जैसे लिखा हम चंद्रमुख, लिख दिया चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमुख। चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमुख है। चंद्रमुख हो गया, चंद्रमा के समान मुख, लिख दो चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। तो उपमेय किसकी दी? जैसे कहते हैं अपन किसी चीज़ की उपमा दे रहे हैं, सिय मुख देखत ग्राम नारी बड़ी प्रसन्न चित्त हुई। सिय मुख, सिय मुख, ठीक है। सिय मुख शशि के समान है, सुंदर। सिय मुख शशि के समान है, सुंदर। अगर ये दे दिया तो यहाँ कर्मधारय समास है। सीता जी का मुख, सीता जी का मुख है, शशि माने चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। सी मुख उपमा दे दी। तो उपमेय उपमान की बात तो यही है, चंद्रमा आते हैं, बाकी उपमा दे दी मुख की, जिसे दी जाए तो चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। राम जी, भगवान रामचंद्र जी का मुख चंद्रमुख के समान है, चंद्रमा के समान है, चंद्रमुख है, चंद्रमुख है भगवान। तो चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमुख। सीता जी के जैसा मुख तो सियमुख। अब मान के चलो अपन आ जाते हैं किससे, और उदाहरण जैसे दें अपन, जैसे दे दें अपन है नर भुजंग, नर रूप, भुजंग रूपी नर, नर भुजंग दे दें, नर भुजंग, नर भुजंग, भुजंग रूपी नर, भुजंग रूपी नर। धे लता, धे लता, धे रूपी लता, ठीक है। लता रूपी धे, लता रूपी धे, धे लता। घनश्याम, घनश्याम, घन एव, घन एव श्याम, घनश्याम। बादल का जैसे श्याम, घनश्याम। अब अपन देते हैं जैसे मान के चलो पीतांबर, पीला अंबर, पीतांबर, पीतांबर, ठीक है। पीतांबरम, पीतांबरम। इनमें अलग अलग समास है, यहाँ में कर्मधारय है, यहाँ बहुब्री है। पीला अंबर,
पीताम्बर, तो लिख देंगे पीला अंबर। और यहाँ में लिखेंगे पीला अंबर के समान है जो वे है श्री कृष्ण, इनके वस्त्र है। तो कहने का तात्पर्य बहुब्री वे पीताम्बरम में, और पीताम्बर में कर्मधारी है। प्राण सुमन, सुमन रूपी प्राण, प्राण सुमन, प्राण सुमन, सुमन रूपी प्राण, सुमन रूपी प्राण, प्राण सुमन है, यानी प्राण सुमन की तरह है, फूल की तरह है, प्राणों की उपमा दी गई है। तो यहाँ इस प्रकार हमारा कर्मधारी समास इस वीडियो में आपको पूर्ण हुआ। अब समास में दो समास रह जाएंगे आपके पास, एक बहुब्री है और अधिकतर तो 4 हो गए ना। पहला होगा अव्ययभाव, 5 हो गए। पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा दिगु, चौथा द्वंद्व और 5वां कर्मधारी है, एक रह गया बहुब्री है। अब बहुब्री अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज अब तक ये वीडियो कर्मधारी के तक ही समाप्त होती है।